अल्टरनेटिंग करंट इज एक्चुअली एसी। आपको बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में बताया था कि करंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वन इज कॉल्ड स्टेडी करंट, द अदर इज वेरिंग करंट। स्टेडी करंट वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है विद टाइम, चेंज नहीं होता है। स्टेडी करंट में हमारे पास, हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट एनालिसिस किया था ना, उसमें हम डीसी की बात करते हैं। स्टेडी करंट इज डीसी, डायरेक्ट करंट। और वेरिंग करंट में अल्टरनेटिंग करंट इज वन ऑफ द वेरिंग करंट, बहुत सारी होती हैं। एक एसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक ऐसी करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट विच इज टाइम वेरिंग। एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंजेस continuously with time। A current whose magnitude changes continuously with time is known as alternating current। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। A current whose magnitude changes continuously and direction also, direction changes periodically with time। is known as alternating current। एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है टाइम के साथ, उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो एसी है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए साइन, साइनोसाइडल बोलते हैं, साइन वेव, साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम। The current whose magnitude changes continuously with time, direction changes periodically, ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एज ए साइन और कॉस फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको ये चीज पता है कि साइन फंक्शन मतलब साइन वेव का ग्राफ बनाना होगा तो ये बनेगा, और कॉस होगा तो मैक्सिमम, ये सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन है। कॉस होगा तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है, यहां लिखूंगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। और यहाँ आई विल बी राइटिंग I इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। इस एक्सप्रेशन में क्या क्या समझना है बेटा वो देखो। ओमेगा तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसी को। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, इट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब जब एसी की बात होगी, we will be talking about frequency also। How many cycles are formed per second? That number of cycles formed per second is called as frequency। ठीक है, टी हो गया इंस्टेंटेनियस। जैसे अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, स्मॉल टी की बात करें, तो वो तो कुछ भी हो सकता है, बट ये जो टी है, ये एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। हाफ ऑफ इट विल बी टी बाय 2, another half would be t by 4, and here it is 3t by 4। ठीक है, तो ये स्मॉल टी की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी कैन बी हाफ ऑफ दैट। इसको स्मॉल टी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, और यहाँ बोलेंगे स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी। साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। I0 क्या है? I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ एसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। एम्पलीट्यूड बोलते थे, जैसे अगर आपको याद हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। a इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही है। ठीक है, इन एक्सप्रेशंस में I0 क्या है? I0 is peak value of AC, maximum value of alternating current is I0। और ये जो I है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
It is instantaneous value of alternating current. I0 is peak value of alternating current and I is the instantaneous value of alternating current. मतलब ये जो I है इसी I0 का फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पर I0/2, यहाँ I0, यहाँ 75%, 3I0/4, यहाँ 50%, यहाँ 40%, या 25%, फिर 0, यहाँ -I0। I की कोई भी वैल्यू -I0 से कम नहीं है और +I0 से ज्यादा नहीं है। ऐसे नहीं है कि अभी ऐसा बनाया तो आगे चल के ऐसा हो जाएगा, नो, इट विल ऑलवेज रिमेन, मैक्सिमम वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन I0, क्योंकि साइन थीटा ये एक्चुअली थीटा ही है, जिसको हम ओमेगा टी लिख रहे हैं ना, ओमेगा टी इज एक्चुअली थीटा। देखो ओमेगा होता है θ/t, 2π/t लिखो या θ/t लिखो, है तो एंगल अपॉन टाइम ही, राइट। तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है एक टाइम वेरिंग करंट होती है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम। तो अभी फॉर द टाइमिंग अगर मैं सिर्फ साइन की फॉर्म में लिखूं, इक्वेशन वुड बी I = I0 sin omega t and graph will be like this. ठीक है, जब एक साइकिल की बात करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल की बात करेंगे, उस एक साइकिल में आधा पोर्शन पॉजिटिव और आधा पोर्शन नेगेटिव भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोलेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। जितनी देर पॉजिटिव हाफ साइकिल है उतनी ही देर नेगेटिव हाफ साइकिल है, मतलब जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। सो इफ यू सम अप ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होगी। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? सम करते हैं, टोटल फाइंड करते हैं सभी का, राइट। ओवर ए कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू इज 0। अगर EMF, ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन। जो ऑल्टरनेटिंग EMF है, we write E = E0 sin omega t, of course cos omega t भी लिख सकते हैं। साइन है तो साइन ही बनाएंगे, कॉस भी बना सकते हैं। ग्राफ एक जैसे ही बनेगा, सिर्फ अब की बार हम ई लिख लेंगे। आई की मैक्सिमम वैल्यू I0, मिनिमम वैल्यू -I0। ई में भी ऐसे ही। अब बेटा जब हम इस AC को पढ़ेंगे, इसमें आगे चल के मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे ना, तो यहाँ देखो आपको कंटिन्यूस दिख रही है वैल्यूज, मतलब इट इज नॉट डिस्क्रीट। डिस्क्रीट होता है तो हम करते हैं एडिशन, डिस्क्रीट सम को हम करते हैं इस समेशन की हेल्प से, जैसे लिखा I is from 1 to 5, तो इसका मतलब A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5। यहाँ बेटा कंटिन्यूस वैल्यूज हैं, ठीक है, और जब भी कंटिन्यूस एडिशन करनी है तो हम समेशन नहीं इंटीग्रेशन करते हैं। इसलिए यहाँ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कहीं साइन ओमेगा टी, कहीं कॉस ओमेगा टी, कहीं उनका स्क्वायर, इनका इंटीग्रेशन आपको बार बार करना पड़ता है। तो क्या करते हैं बेटा,
पहले हम ये इंटीग्रेशंस एवेलुएट कर लेते हैं, पहले ही फॉर्मूला बना लेते हैं इंटीग्रेशन का। थोड़ा सा मैं बेसिक रिव्यू दे देता हूँ यहाँ कैलकुलस का, बिकॉज वी नाउ नीड दैट। सी व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to x? This is now review of calculus which will be used in this particular chapter. sin x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos of x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin of x होता है। ठीक है, अपने से कुछ भी नहीं लगाएंगे हम, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आर दे ऑलवेज गो साइमल्टेनियसली, लाइक इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन के बिना नहीं होती। ठीक है, इंटीग्रेशन इज a reverse operation of differentiation. If differentiation of sin x is cos x, then integration of cos x will be sin x. Differentiation of sin 2x, क्योंकि यहां से ओमेगा जैसा दिख रहा है ना आपको, ओमेगा टी, sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? Twice of cos 2x. Differentiation of sin 2x is 2 cos 2x. And tell me what is integration of cos 2x? इस पूरे की इंटीग्रेशन ये रहेगी, ये 2 कहाँ जाएगा फिर? कम इन द डिनोमिनेटर, इट विल बी 1/2 sin 2x. sin 2x की डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, cos 2x की इंटीग्रेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं 2 cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x. सो 2 इधर से ऑटोमेटिकली वहां डिनोमिनेटर में जाएगा। फिर ऐसे ही अगर cos की बात करें, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x? cos x की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन ऑफ x. So integration of sin x will be equal to minus of cos x. cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x. cos 2x की डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x into differentiation of 2x भी minus 2 sin 2x. तो sin 2x की इंटीग्रेशन -1/2 cos 2x. पहले इतने फॉर्मूले लिखो, इसमें कोई डाउट है तो वो पूछो। तो इसी में बेटा आगे अगर हम देखें, cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x ले रहा हूं मैं अभी, cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू f, मैथ्स में भी इसी फॉर्मूले से करोगे। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोलो, इन टर्म्स ऑफ cos टू थीटा एक फॉर्मूला था, चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक फॉर्मूला है cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, it is 2 cos square x minus 1. कैसे? It is cos square x minus 1 minus cos square x. So it becomes, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 cos square x minus 1. ये 1 इधर आएगा, ऐसे लिख सकते हैं 1 plus cos of 2x equal to twice of cos square x. अभी ठीक है, तो cos square x की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos 2x by 2. Of course with respect to x ही करना है। देन बेटा फर्दर हम आगे चल के इसी cos स्क्वायर x को अगर इवेल्युएट करने लगे, ये 1/2 बाहर रहेगा, being constant will have integration of 1 with respect to x plus integration of cos 2x with respect to x.
सो ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू 1 की इंटीग्रेशन है x, cos 2x की इंटीग्रेशन क्या है sin 2x/2, अभी तो बताया। तो आपके पास ये फॉर्मूला जो बनेगा ना, इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाती है x/2, या ऐसे लिख लो 1/2x प्लस 1/4 sin 2x। ऐसे ही sin स्क्वायर x की देखो इंटीग्रेशन क्या बनती है, फिर मैं एसी वाली क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे ये cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये आता है, sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अगर आप करो तो बेटा sin स्क्वायर x वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x by 2 dx, सो इट वुड बी इक्वल टू, ऐसे ही आएगा x/2 माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब ये है मैथमेटिकल फंक्शंस। अब फिजिक्स में देखो हम कैसे कर देंगे इसको। अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है साइन x की, या साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, या कॉस ओमेगा टी की, ध्यान से देखना बेटा क्या चेंजेस आएंगी वो तो समझो। कॉस ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू टी, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन हो गई साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है ना, वही था cos 2 लिखा था, x लिखा था, यहाँ dx था तो sin 2x/2 आया। ठीक है, यहाँ फिजिक्स में ओमेगा और t है। यू कैन कीप दिस ओमेगा आउट, जैसे 2 लिखते थे, इट वुड बिकम साइन ऑफ ओमेगा टी, पहले अपर लिमिट, माइनस साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0, so it will be equal to 1 by omega into sin of, in place of omega I will write 2 pi by t into ये वाला t तो है ही है, और ये तो sin 0 ही है, this t and t will be out, so 1 by omega sin 2 pi 0 sin 0 0, so it will be 0 sin 360 डिग्री, जो 0 पे वैल्यू होती है वही 360 पे भी होती है, तो sin 2 pi भी उतना ही है जितना sin 0 होता है। ऐसे ही अगर आप cos ओमेगा t की जगह sin ओमेगा t को डिफरेंशिएट करो, टेल मी व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin ओमेगा t ओवर ए पीरियड ऑफ 1 साइकिल। sin ओमेगा t का क्या डिफरेंशिएशन रहेगा, sin ओमेगा t को लिखना आपने माइनस 1 बाय ओमेगा इंटू cos ओमेगा t फ्रॉम 0 टू t, it will be equal to minus 1 by omega into cos of omega t minus cos of 0। आगे करके मुझे रिजल्ट बताओ क्या आता है। cos ओमेगा t, इस माइनस को बाहर रहने दो, माइनस 1 by ओमेगा ही रहने दो। cos ओमेगा t will be cos of 2 pi by t into t minus 1। cos 2 pi भी तो 1 ही होता है, मैंने अभी तो बोला जो 0 पे वैल्यू होती है वही 360 डिग्री पे होती है, सो इट विल बी माइनस 1 by ओमेगा, cos 2 pi कितना हुआ 1 माइनस 1, अगेन इट विल बी 0। तो जब भी हम, और ये वही है स्टेटमेंट बेटा जो मैंने आपको पहले डायरेक्टली ग्राफ देख के बताई थी, ओवर ए कंप्लीट साइकिल इंटीग्रेट करना मतलब सारी वैल्यूज को ऐड करना, इंटीग्रेशन का मतलब ही एडिशन है। तो जितनी ओवर ए कंप्लीट साइकिल जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसलिए ओवर ए कंप्लीट साइकिल जो इंटीग्रेशन होगा, अगर यहाँ लिमिट t/2 कर दो ना फिर 0 नहीं आएगा, देख लेना वो भी करेंगे हम। तो साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, जब भी ओवर ए कंप्लीट साइकिल हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो 0 ही आता है, बिकॉज जितना पॉजिटिव वैल्यूज है जितनी उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको इन फ्यूचर इस चैप्टर में साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करनी पड़े फ्रॉम 0 टू टी, ये याद रखना, हमेशा नहीं, ये कंडीशन है 0 टू टी, जब भी आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी रिजल्ट विल बी 0। और अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की फ्रॉम 0 टू टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेना 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी
डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू दिस 1/2 will come out. It is integration of 0 to t, 1 with respect to t minus cos 2 omega t with respect to t from 0 to t. और ये देखो बेटा, यहाँ cos ओमेगा t हो, cos x हो, cos 2x हो, cos 2 ओमेगा t हो, कुछ भी है तो cos फंक्शन ही, तो ये cos 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन 0 to t 0 आएगी, करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि cos x के लिए 0 है तो cos 2x के लिए नहीं आएगी, cos 3x cos nx के लिए 0 ही रहेगी। सो दिस इंटीग्रेशन विल बी 0, ये तो आएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है t, सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी फ्रॉम 0 टू t, और जब आप ये वैल्यूज डालोगे तो आंसर आपका बन जाएगा t/2, ऐसा आएगा 1/2 इंटू t माइनस 0, सो दैट इज t/2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो इंटीग्रेशन है दैट इज t/2। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन ओमेगा की या साइन ओमेगा टी की या साइन एक्स की वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू इज 0, साइन स्क्वायर एक्स की एवरेज वैल्यू होती है t/2। ठीक है, या अगर खाली साइन स्क्वायर एक्स होता, साइन स्क्वायर एक्स की एवरेज वैल्यू अगर निकालें तो वो 1/2 होती है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू का सिंबल है। तो ऐसे ही बताओ मुझे cos स्क्वायर ओमेगा टी का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, जब हम 0 to 2 इंटीग्रेट करेंगे cos स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन भी इतनी ही होगी जितनी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि प्लस और माइनस का ही तो डिफरेंस है। मीन और एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, देखो ओवर ए कंप्लीट साइकिल तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ओवर ए कंप्लीट साइकिल द मीन और एवरेज वैल्यू इज 0। ठीक है, वो आपको लॉजिकली ऐसे भी पता चल जाएगा। ओवर ए कंप्लीट साइकिल द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज 0। एसी मतलब हम शॉर्ट में ना एसी बोल देते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर करंट और ईएमएफ। ठीक है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ओवर ए कंप्लीट साइकिल द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज 0। इसलिए जो मीन या एवरेज वैल्यू है एसी की दैट इज कैलकुलेटेड ओवर हाफ साइकिल, देयरफॉर द मीन और average value of AC is calculated over half cycle। अच्छा, पहले हम कैलकुलेशन करते हैं फिर मैं समझाता हूँ कि इस मीन वैल्यू का मतलब क्या है, एक्चुअली ये कौन सा क्या इसका रोल है। देखो नॉर्मली जब हम मीन फाइंड करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि कोई बड़ी सारी ऑब्जर्वेशंस करी, मीन फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसको। अब ये तब करते हैं जब
डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं तो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को कैसे ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन से। सो आई एम मैंने बोला मीन वैल्यू है। अगर इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ करंट ओवर ए हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब हम dt को ही इंटीग्रेट कर लेंगे, छोटे छोटे टाइम्स को इंटीग्रेट कर लो फ्रॉम 0 टू t। सो इस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आपके पास आएगा दैट विल बी द मीन वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, आई डी टी फ्रॉम 0 टू t/2 एंड डी टी फ्रॉम 0 टू t/2। क्या बनेगा ये आगे चल के, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू t/2, और ये dt की इंटीग्रेशन तो t ही होगी सीधी, फ्रॉम 0 टू t/2। I0 डिवाइडेड बाय I0 बाहर डिवाइडेड बाय t/2। एंड इंटीग्रेशन किसके, 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। तो आपको ये करना है बेटा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, आई एम इक्वल टू 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय टी, ये इवेल्युएशन कर लो, t/2 तक इंटीग्रेट कर लो साइन ओमेगा टी को, और बताओ क्या रिजल्ट आता है। So im is equal to 2 I naught by t, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा फ्रॉम 0 टू t/2। आई एम देयरफॉर इक्वल्स टू माइनस 2 I naught डिवाइडेड बाय ओमेगा टी लिख लेते हैं। कॉस ऑफ ओमेगा इंटू t/2 माइनस कॉस ऑफ 0। यहाँ वैल्यू आपके पास 0 नहीं आने वाली है। आई एम दो दो चीजें साथ में करते जाएंगे, माइनस 2 I naught डिवाइडेड बाय, इस ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी इंटू ये टी तो है, फिर यहां पर भी कर लो, ओमेगा की जगह लिख लो 2 पाई बाय टी इंटू t/2 माइनस 1। ये कैंसिल, यहां से 2 और 2 कैंसिल, आई एम देयरफॉर इज इक्वल टू माइनस I0 डिवाइडेड बाय पाई इंटू ये t और t कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, कॉस पाई माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री, -1। वेरी गुड, -1 हो गया -2। तो ओवरऑल आपके पास ये आ जाएगा ऐसे। टू बाई पाई आई नॉट, चेक कर लो, सारे को लोग करो पहले इसको। तो ये जो 2 बाई पाई है दिस इज 0.63। 2 बाई पाई अगर आप सॉल्व करें 2 बाय 3.14 विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.63। वन से तो छोटा ही होगा ना। तो हम ऐसे बोलेंगे, देखो देयरफॉर आई एम इज मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 0.63 I naught, and we can therefore conclude कि जो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है that is 63% of the peak value। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो मीन वैल्यू होगी that is 63% of approximately 63% of the peak value। अगर ये करंट की बात कर रहे हैं तो ऐसे आएगा, अगर हम यहाँ मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ की बात करें
मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो सेम तरीके से आपने करना है। द ओनली डिफरेंस विल बी आप ई लिख लोगे इन प्लेस ऑफ आई, सो इट विल बी इक्वल टू 2/पाई ई नॉट। मैं एक चीज आपको इसमें समझाऊंगा, कैलकुलेशंस तो ये हो गई, अब लॉजिक क्या है वो देखो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बेसिस पे हम मीन या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की ओवर ए हाफ साइकिल, बिकॉज ओवर ए फुल साइकिल करेंगे तो वो रिजल्ट तो जीरो ही आता है, राइट। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर ए हाफ साइकिल इज 63% ऑफ द पीक वैल्यू। तो अगर करंट होगी तो आई एम, और अगर ईएमएफ है तो ईएम। देखो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या है, चाहे एसी है चाहे डीसी, करंट का फ्लो होना इस चीज का इंडिकेशन है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, सपोज करो कि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करी और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, उस करंट की डिफरेंट वैल्यूज हैं, ओवर ए हाफ साइकिल ही कैलकुलेट किया, तो कुछ चार्ज फ्लो किया होगा। मान लो यहाँ पर इस ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण जो चार्ज फ्लो किया वो है क्यू। ठीक है, टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे हम, वो टोटल चार्ज ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी बाई टू, वो तो तब लिखते हैं जब कांस्टेंट करंट होती है। तो यहाँ क्या करते हैं, आपको याद होगा हमने ऐसा भी किया था, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू कितना हुआ, आई डी टी। तो अगर टोटल चार्ज हमने फाइंड करना है, आई तो ऑल्टरनेटिंग है ना, अगर हमने टोटल चार्ज फाइंड करना है जो फ्लो कर रहा है ओवर ए हाफ साइकिल, तो इसको इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हाफ साइकिल की बात करें तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी, 0 टू टी बाई टू, 0 टू टी बाई टू। हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण, जब भी चार्ज फाइंड करना होता है ऐसे करते हैं। और जब डायरेक्ट करंट के कारण चार्ज फाइंड करना होता है, मान लो कोई डायरेक्ट करंट है जो इतने ही टाइम के लिए फ्लो कर रही है, कितने टाइम के लिए, टी बाई टू टाइम के लिए, और इसके कारण भी ध्यान से सुनना, अगर क्यू चार्ज ही फ्लो करे, इसके कारण भी अगर क्यू चार्ज ही फ्लो करे जितना इस एसी के कारण फ्लो कर रहा था, तो ये जो करंट की वैल्यू होगी उस वैल्यू को आई एम बोलते हैं। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब स्टेडी मतलब डीसी, वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके कारण उतना ही चार्ज फ्लो करता है जितना कि एसी के कारण फ्लो कर रहा था फॉर द सेम टाइम सेम टी बाई टू। मतलब अगर मैं यहाँ पर Q का वैल्यू लिखूं, देखो यहाँ क्या लिखूंगा, आई एम इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी बाई टू, यहाँ तो लिख सकते हैं डीसी के केस में। तो यहाँ से आपके पास Q कितना आता है, टी बाई टू इंटू आई एम आता है, यहाँ से इंटीग्रेट करके भी आएगा। अब आपके लिए ये असाइनमेंट है, आपने खुद करना है, यहां से भी Q फाइंड करके इक्वेशन 1 बोल देना। यहां से तो Q डायरेक्टली आपने बता दिया, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, दोनों को इक्वेट करके देखना है, आपके पास फिर IM का वैल्यू वही बनेगा जो हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन की है। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। समझ में आया क्या हुआ, जब ऑल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट से फ्लो कर रही है तो चार्ज फ्लो करता है, डायरेक्ट करंट किसी सर्किट से फ्लो कर रही है तो चार्ज, क्योंकि करंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ चार्ज। ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण जो चार्ज फ्लो किया, अगर उतना ही चार्ज किसी डायरेक्ट करंट के कारण फ्लो करे, तो डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू को जिसके कारण उतना ही चार्ज फ्लो कर रहा है, उस वैल्यू को मीन वैल्यू बोलते हैं। मतलब इट इज प्लेइंग द सेम रोल एज दिस एसी इज प्लेइंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस। अब ये एवरेज हम फुल साइकिल के ऊपर नहीं कैलकुलेट करते, यहां तो कर सकते थे, सीधा लिखते Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, बट यहां वो जीरो आ जाता। ठीक है, आपने ये आपके लिए काम है, देखो अगर आप डायरेक्ट बोलोगे मैं डायरेक्ट करा भी दूंगा अभी आपको, आई जीरो साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ओवर 0 टू टी बाई टू, खुद कर लो ना, 0 टू टी बाई टू लिमिट डालना, जीरो नहीं आएगी, मैंने आपको ये करवाया था, 0 टू टी जीरो आता है, तो अगर यहाँ भी जीरो आनी होती फिर तो कर देगी। तो इस चार्ज को इस चार्ज के साथ इक्वेट करके भी आप मीन वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हो, बस इसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है, तो वो हमने डायरेक्टली लॉजिक लगाया
कि sum of all the values divided by the total time will give you the average value. तो average value, क्योंकि इसकी जो values है ना वो change हो रही हैं, मतलब continuously varying with time. यहाँ value 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peak value 10, फिर 9, 8, 7 ऐसे. तो कोई एक वैल्यू जो इसकी एवरेज वैल्यू है, जैसे अगर ये 0 to 10 पीक है तो एवरेज विल बी 6.3, वही मैंने बोला जो 63.3%. ठीक है, तो कल हम इतना कर लो, आज इसको वेरीफाई कर लो, एंड टुमारो विल डू द आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की कैलकुलेशंस करते हैं. ठीक है, थैंक यू.